रात के अंधेरे में ब्लू हेवन बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। अभी इसकी ओपनिंग हुए सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा था और आज पहली बार कोई इस बिल्डिंग में फ्लैट लेने के इरादे से यहाँ आया था। सिक्योरिटी गार्ड धीरज अपने रूम से निकलकर उस कार के पास गया। मुझे अपनी फैमिली के लिए एक फ्लैट की जरूरत है, उसी को देखने आया था। हाँ सर, आइए ना। अभी तो सारे फ्लैट खाली ही पड़े हैं, ओपनिंग हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। ठीक है, एक बार आप मुझे फ्लैट दिखा दीजिए, पसंद आया तो कल मैं अपनी फैमिली के साथ कल ही शिफ्ट हो जाऊंगा। धीरज उस आदमी को थर्ड फ्लोर पर लेकर गया। वहां एक दरवाजे पर जाकर उसने एक आदमी से कहा, आप अंदर जाकर के आराम से देख लीजिए, मैं बाहर ही वेट करता हूँ। थैंक यू। ऐसा कहकर वो आदमी फ्लैट के अंदर चला गया। उसको हॉल काफी अच्छा लगा। उसके बाद वो कमरे में जाने ही वाला था कि तभी अचानक से वहां की लाइट बंद हो गई और सिर्फ एक छोटा बल्ब टिमटिमाता रह गया। उसकी मंद रोशनी में उस आदमी को लाल साड़ी पहने हुए एक भयानक लड़की नजर आई। उसके बाल खुले हवा में लहरा रहे थे और आंखें पीली जर्द नजर आ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बिल्डिंग में रहने के बारे में सोचने की? ऐसा कहकर उसने अपना हाथ उसकी तरफ उठाया। अगले ही पल बिल्डिंग की खिड़की टूटी और वो आदमी चीखते हुए उससे गिरता हुआ नजर आया। धीरज भागकर फ्लैट के अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। फिर वो डरी हुई हालत में हांफता हुआ बाहर पहुंचा। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन पर उस आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर, चेहरे पर खिड़की के टूटे कांच के छोटे छोटे टुकड़े चुभे हुए थे और वो पूरा लहूलुहान था। रेहान ने जैसे ये खबर सुनी तो उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। रेहान ने एक हफ्ते पहले ही ब्लू हेवन बिल्डिंग की ओपनिंग की थी और अब वो चाहता था कि इसके अंदर बने सारे फ्लैट्स जल्द से जल्द बिक जाएं। लेकिन पहला हादसा ही ऐसा हुआ कि वो सुनकर परेशान हो उठा। उसके बाद जो भी उस बिल्डिंग में घर देखने आता डर कर भाग जाता। उनको वही आत्मा नजर आती थी और 2 महीने गुजरने के बाद भी बिल्डिंग का एक भी फ्लैट नहीं बिक सका। रेहान की बहन निशा अपने कॉलेज की छुट्टियों में उससे मिलने उसके शहर आई थी। उससे मिलकर रेहान बहुत खुश था। भैया, 3 दिन गुजर गए, आपने अपनी वो ब्लू हेवन बिल्डिंग तो मुझे दिखाई ही नहीं, जिसकी आपने हाल में ही ओपनिंग की है। तुम उस बिल्डिंग के बारे में कोई सवाल ना ही करो तो बढ़िया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? उस बिल्डिंग में जो भी घर लेने के इरादे से जाता है डर कर भाग जाता है। कहते हैं कि उनको वहाँ कोई आत्मा नजर आती है। ये किस तरह की बात पर भरोसा कर रहे हैं आप भैया? अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ जाकर देखूंगी। ये सुनकर रेहान डर गया और बोला, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी और ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन भैया, इतना पैसा लगाने के बाद ऐसे कैसे उसको खाली रख सकते हैं? वो सब मेरी टेंशन है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाओगी, समझी? ओके, आई गॉट इट। ब्लू हेवन बिल्डिंग के बारे में ऐसी बातें सुनकर अब निशा को वहां जाने का मन होने लगा था। वो पता करना चाहती थी कि आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या है। अगले दिन वो अपने पुराने दोस्तों से मिली और उन सभी ने बिल्डिंग के अंदर एक रात गुजारने का प्लान किया। निशा, रोहित, माधव, श्रेया और सानिया सैटरडे नाइट वहां पहुंच गए। धीरज ने उनको एक कार से उतरते देखा तो पास जाकर सवाल किया, हेलो मैम, क्या आप लोगों को फ्लैट चाहिए क्या? आई एम निशा, रेहान की सिस्टर, और ये मेरे दोस्त हैं। ओह, अच्छा मैडम, मैंने आपको पहली बार देखा ना इसीलिए नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ आज रात रुकने वाले हैं, तो कौन सा फ्लैट अच्छे से फर्निश्ड है, हमें उसमें लेके चलिए। मैडम, आप यहाँ आने के लिए रेहान साहब से पूछकर तो आई है ना? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। रेहान भैया को बताने की जरूरत नहीं है, हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। सुनकर धीरज ने आगे कुछ नहीं कहा और उनको थर्ड फ्लोर वाले फ्लैट पर ले गया। अरे वाह, कितना बढ़िया घर है यार। यहाँ तो बहुत मजा आएगा। आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए बाहर, अपना काम कीजिए। धीरज निशा के इस तरह से जाने के लिए कहने पर थोड़ा झिझकते हुए वहां से निकल गया। फिर उसने रेहान को कॉल लगाकर सब कुछ बता दिया। क्या
तुमने उन्हें अंदर क्यों जाने दिया? मैं तो उनके साथ फ्लैट में रुका भी था, लेकिन उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, तब तक तुम अलर्ट रहना। रेहान उसी टाइम कार लेकर वहां से निकल पड़ा। इस तरफ वो सभी फ्लैट में पार्टी कर रहे थे। थोड़ी बहुत मौज मस्ती और ड्रिंक्स करने के बाद वो सभी अब हॉल में बैठकर गेम्स खेलने लगे। यार चलो टाइम पास करने के लिए कोई गेम खेलते हैं, लाइक अंतराक्षरी। या गुड आइडिया। पहला गाना कौन गाएगा ये तय करने के लिए उन्होंने टेबल पर बोतल को घुमाया और बोतल श्रेया की तरफ रुकी। ठीक है, मैं गाती हूँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई और एकदम सन्नाटा सा छा गया। फिर श्रेया के कानों में एक भयानक आवाज आई। इस बिल्डिंग में कोई नहीं रह सकता। कौन है? वो डरते हुए ऊंची आवाज में बोली, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे क्या हुआ श्रेया, क्यों चिल्ला रही हो? कोई मोबाइल फ्लैश ऑन करो यार। तभी श्रेया को महसूस हुआ कि किसी ने उसके बाल पकड़े और उसे घसीटना शुरू कर दिया है। बचाओ! सभी ने श्रेया की चीख सुनी तो वो बेहद डर गए, लेकिन अंधेरे में कुछ भी समझना नामुमकिन था। जब लाइट आई तो श्रेया ने खुद को एक कमरे में पाया और उसके सामने वही भयानक आत्मा खड़ी हुई थी। उसे देख श्रेया का दिल मानो मुंह को आ गया। उसके चेहरे पर अजीब तरह का नीलापन छाया हुआ था। आंखें पीली जर्द और पुतलियां गायब थी। वो भयानक आवाज करती एक ही झटके में श्रेया के एकदम करीब आ गई। बाकी चारों ने श्रेया की कुर्सी खाली देखी तो वो परेशान हो उठे। ये श्रेया कहाँ चली गई? अंधेरे में वो चिल्लाई थी, चलो उसको ढूंढते हैं। वो सभी खड़े होने ही वाले थे कि श्रेया सामने वाले कमरे से निकलती हुई नजर आई। लो वो आ गई। शायद हमें डराने के लिए नाटक कर रही होगी, है ना? वो बिना कोई जवाब दिए गर्दन झुकाए चली आ रही थी। उसके बाल चेहरे के दोनों तरफ बिखरे हुए थे। ये कैसा मजाक था श्रेया, हम तो डर ही गए थे यार। चलो गेम को आगे बढ़ाते हैं। उसका ये बदला बिहेवियर सबको अजीब लगने लगा। उसने सभी से नजरें मिलाए बिना गाना शुरू कर दिया। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। वो बहुत ही डरावनी आवाज में गाने को गा रही थी। उसकी इस हरकत से सभी को और ज्यादा डर लगने लगा। स्टॉप इट यार, ये कैसा डरावना गाना गा रही हो तुम? ये सुनकर उसने गुस्सेल नजरों से रोहित की तरफ देखा और उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। ये तुम क्या कर रही हो श्रेया? हिम्मत कैसे हुई इस बिल्डिंग के अंदर आने की? उसकी भयानक आवाज सुनकर सभी उठ खड़े हुए और डरकर मेन डोर की तरफ भागने लगे, लेकिन वो अपने आप बंद हो गया। फिर उन्होंने पलटकर देखा तो श्रेया का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वो एक भयानक लड़की में बदल गई। उसने फिर से रोहित का गला पकड़ा और उसकी गर्दन पूरी पीछे की तरफ घुमा दी। अब निशा, माधव और सानिया भागकर एक कमरे के अंदर चले गए। निशा ने अंदर से दरवाजा लॉक किया और जैसे ही तीनों ने सामने देखा तो जमीन पर असली श्रेया की लाश देखकर उनका दिल टहल उठा। श्रेया मर चुकी है? अगले ही पल उसकी भयानक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। तुम लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला। तभी धड़ाम से एक शोर करते हुए दरवाजा खुला। वो आत्मा बिजली की रफ्तार से अंदर आ गई। उसने सानिया और माधव का गला पकड़ लिया और दोनों को एक तरफ पटक दिया। फिर उसने निशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए।
निशा की धड़कनें तेज चल रही थी। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। ये आवाज किसकी थी? अंदर से आइए साहब। रेहान और धीरज भागकर जल्दी से बिल्डिंग के अंदर उस फ्लैट में पहुंचे। दरवाजा खुलने पर उसने देखा कि निशा जमीन पर एकदम शांत अपने सिर को झुकाए बैठी है और उसके आसपास उसके दो दोस्तों की लाशें और दो दोस्त बेहोश हालत में पड़े हैं। निशा, आर यू ओके? उसने मुझे सब बता दिया है भैया, सब कुछ। विशाखा ने, जब आपकी ये बिल्डिंग बन रही थी तो एक लड़की विशाखा यहाँ मजदूरी का काम किया करती थी। उसका उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद काम करती थी और कमाए हुए पैसों से अपना और अपनी माँ का खर्च चलाती थी। एक दिन वो तीसरी मंजिल पर काम कर रही थी। उसके सर पर वजन लदा हुआ था। किनारे पर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे सीमेंट में आ गिरी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन बिल्डिंग का काम न रुक जाए, इस डर से आपके दोस्त राजीव ने इस बात को छिपा दिया। उसकी मौत के बाद पहली पूर्णमासी से रात को उसकी आत्मा ने यहाँ भटकना शुरू किया। उसने इस बिल्डिंग को बनने से नहीं रोका, लेकिन बनने के बाद उसने कसम खाई कि वो कभी भी इस बिल्डिंग के अंदर किसी को नहीं रहने देगी, क्योंकि इस बिल्डिंग का काम न रुक जाए। सिर्फ इसी वजह से उसकी मौत का राज सबसे छिपाया गया और अब उसकी माँ पता नहीं किस हालत में होगी। ये सुनकर रेहान को बहुत ही गहरा झटका लगा। राजवीर एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उसका दोस्त भी था। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा सच उससे छिपा सकता है। उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। मैं उसकी आत्मा को शांति दिलवा कर ही रहूंगा। लेकिन भैया, आप आखिर करेंगे क्या? सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा कहकर उसने आगे कुछ नहीं कहा। फिर वो जाकर राजवीर से मिला। राजवीर से मिलकर उसने उसको सब कुछ बता दिया। ये नहीं हो सकता। तू कैसी बातें कर रहा है? यही सच है तो अपनी जुबान से कह सकता है। जो भी निशा ने मुझे बताया वैसा वहां कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा राजवीर। उसकी माँ कहाँ है और किस हाल में है, क्या तूने कभी सोचा भी है? वो वृद्धाश्रम में। जब वो मेरे ऑफिस के बार बार चक्कर लगा रही थी तो मैंने उसे वृद्धाश्रम भेज दिया और कुछ पैसे उनको खिला भी दिए थे जिससे कि वो उसको बाहर ना निकलने दे। ये सुनकर रेहान को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो उसी वक्त वहां से चला गया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रेहान ब्लू हेवन बिल्डिंग के अंदर उसी फ्लैट में दाखिल हुआ। जैसे ही वो फ्लैट के अंदर गया, वहां की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगी और विशाखा की आत्मा फिर से खड़ी नजर आई। तू फिर से आ गया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मुझे मारने से पहले एक बार किसी से मिल तो लो। ऐसा कहकर रेहान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसमें से निशा अपने साथ एक अधेड़ उम्र की औरत को लेकर अंदर आती ही नजर आई। माँ, विशाखा बेटा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें इन लोगों की तो कोई गलती नहीं। मैं मेरी बची हुई जिंदगी अच्छे से गुजार लूंगी। तुम इस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाओ। नहीं माँ, मैं आपको अच्छी जिंदगी देने के इरादे से मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन इन लोगों ने आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहेगा। ठीक है विशाखा, इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहेगा, लेकिन एक औरत इसके अंदर जरूर रहेगी, तुम्हारी माँ। मैं उनको यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इस तरह से उनका ध्यान भी रखा जाएगा। ये सुनकर विशाखा हैरानी से रेहान को देखने लगी और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। रेहान ने वो फ्लैट विशाखा की माँ को दे दिया और वहां उनके साथ एक मेड को भी छोड़ दिया जो उनका अच्छे से ध्यान रखने लगी। उस दिन के बाद विशाखा की आत्मा वहां कभी नजर नहीं आई और एक एक करके धीरे धीरे सभी फ्लैट्स रेंट पर चले गए। एक दिन राजवीर अपने ऑफिस में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, तभी उसको सामने खड़ी विशाखा नजर आई। अब मैं उस बिल्डिंग से आजाद हो चुकी हूँ। आज फिर देवेश नींद में बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ना जाने इसे ऐसा क्या नजर आता है कि ये इतना बेचैन हो जाता है। ना जाने ये सपने में ऐसा क्या देखता है। देवेश का सपना
घने जंगल के बीच बने हुए एक बड़े से घर के कमरे में कुछ लोगों के साथ वो किसी को बेतहाशा मारे जा रहा था। जब वो मार खाकर बेहोश हो गया, उसे पैरों की तरफ से पकड़ा और फिर उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। जब उसे होश आया तो वो दरवाजा बजाने लगा, मगर दरवाजा तो नहीं, कमरे की खिड़की खुली और उस खिड़की से भीतर कई सारे छोटे छोटे कीड़े दाखिल हुए। वो कीड़े उस व्यक्ति के शरीर को नोच रहे थे। दर्द के कारण वो व्यक्ति बुरी तरह से चीख उठा। तभी अचानक व्यक्ति हवा की तरह उड़कर वहां से गायब हो गया और उसकी जगह देवेश था। वो सारे कीड़े अब देवेश के शरीर पर चल रहे थे। देवेश दर्द से चीख उठा। देवेश को चीखते देख उसकी माँ उसके पास ही उसके सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर वही सारा नजारा मेरी आंखों के सामने था। माँ, आखिर रोज रोज मेरे सपने में एक ही चीज क्यों नजर आती है? कई बार ऐसा लगता है कि वो कीड़े सच में मुझे काट रहे हैं। तू धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर। सपने में दिखने वाली जगह हकीकत नहीं हो सकती। कैसे भूल जाऊं मैं ये सब कुछ? देखो, हर बार सपने के साथ मेरे शरीर पर कीड़े काटने के निशान बन जाते हैं। देवेश को ये सपना क्यों आता है, ये तो पूरी तरह से उसके परिवार के लिए एक पहेली था। अगली सुबह देवेश जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके सर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। देवेश, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, मगर प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हुआ है। अब तुम्हें मसूरी की खूबसूरत वादियों में कंपनी का जो नया प्लांट है वहां पर सुपरवाइजर बनाकर भेजा जा रहा है। उसके ट्रांसफर की खबर सुनकर उसके माता पिता सोचने लगे, शायद हवा पानी बदल जाए तो हो सकता है कि देवेश को आने वाला रोज रोज का सपना बंद हो जाएगा। देवेश अपने माता पिता के साथ मसूरी रहने आ गया। एक दो दिन में घर सेट करने के बाद देवेश अपने कलीग के साथ शहर से दूर बनी हुई फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। बिगड़े हुए मौसम के साथ बारिश शुरू हो जाती है। यह हिल स्टेशन है, यहाँ पर कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी बारिश तो कभी तेज ठंड। धीरे धीरे आपको इस मौसम की आदत लग जाएगी। दोनों अपनी बाइक पर भीगते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी देवेश की निगाह एक पुराने घर पर जाती है। अरे, इस तरह से भीगने से अच्छा है कि हम लोग उस घर में रुक जाते हैं, बारिश खत्म होते ही आगे चलेंगे। देवेश के कहने पर उसका कलीग उसके साथ उस घर में दाखिल हो गया। पुराना सा घर बिल्कुल वीरान था। दीवारों पर पेड़ उगाए थे, जगह जगह सूखे पत्तों के ढेर लगे थे, बड़े बड़े मकड़ी के जाले। जैसे ही देवेश ने उस घर में कदम रखा, उसे लगा कि ये घर वही था जो उसे अक्सर सपनों में नजर आता था। देवेश हैरान हो गया कि जो चीज उसके सपने में नजर आती थी आज उसकी आंखों के सामने है। उसे उसका सपना आज हकीकत बनकर सामने खड़ा था। ये देख वो घबराकर पसीना पसीना हो गया। उसकी हालत खराब होने लगी। तभी एक साया उन दोनों के पीछे से निकला। उसके पूरे कपड़े फटे हुए, पूरा शरीर सड़ा हुआ, उस पर ढेर सारे कीड़े चल रहे थे। जगह जगह से खून बह रहा था, कुछ जगह नील के निशान थे, मानो किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा हो। जैसे ही देवेश की उस पर नजर पड़ी, देवेश डर के कारण बेहोश हो गया। उसकी ये हालत देख उसका साथी परेशान हो गया। वो उसे जैसे तैसे उसके घर ले आया। अब उसे होश आया तो वो अपने घर पर था। माँ, मेरा सपना सच हो गया। हकीकत बनकर मेरी आंखों के सामने आ गया मेरा सपना। ये क्या बोल रहे हो तुम बेटा? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। देवेश और उसकी माँ दोनों बात कर रहे थे कि उन दोनों के पीछे छत पर वही घर वाला साया लटका हुआ था। माँ जैसे तैसे उसे सुलाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब वो देवेश को जगाने के लिए उसके कमरे में आई तो डर के कारण उनकी चीख निकल गई। पूरे कमरे में ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। उनकी चीख सुनकर जैसे ही देवेश की आंखें खुलती है, वो देखता है कि उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे थे। दर्द के कारण उसका भी बुरा हाल हो रहा था। माँ, ये सब क्या है? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है?
अभी तक तो सपना आता था, मगर कल वो घर तुम्हारी आंखों के सामने था और आज तुम्हारा सपना हकीकत बनकर तुम्हारे कमरे में। कहीं ये सब कुछ कोई आत्मा का चक्कर तो नहीं है? मुझे जल्दी ही किसी जानकार से पता लगाना ही होगा। कहते हुए देवेश की माँ उसे अपने साथ एक मंदिर में ले गई। मंदिर का बुजुर्ग पुजारी उन दोनों को देखकर हैरान था। ठाकुर राम मोहन, तुम लौट कर आ गए। आज उसी की भविष्यवाणी सच हो गई है। अब उस घर को श्रापित आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उनके उस अजीब व्यवहार के कारण देवेश और उसकी मां को समझ में नहीं आया, मगर फिर भी वे लोग कुछ कड़ी जोड़कर समझ जाते हैं कि पंडित जी उसके सपने के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हैं। प्रणाम पंडित जी, आपकी बातों से मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप देवेश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो हमारा जानना बहुत जरूरी है। कृपा करके मेरे बेटे को उसकी तकलीफ से मुक्ति दिलाइए। मुक्ति तो मिलेगी, मगर राम मोहन को नहीं, उसे तो सजा मिलेगी। मुक्ति मिलेगी इसके छोटे भाई श्याम को, जो बरसों से अपने भाई की दगाबाजी का शिकार है, अपने मुक्ति की राह देख रहा है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पंडित जी उन लोगों को पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 18 साल की होगी। मंदिर में मैं अपने पिता के साथ पूजा अर्चना किया करता था। तभी श्याम मोहन वहां पर आए और मेरे पिता को नमस्कार करके बोले, पंडित जी, हम भाइयों का साथ में गुजारा नहीं हो सकता। आप पंचायत बुलाकर हम भाइयों की जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। पिताजी कुछ बोल पाते उसके पहले ही राम मोहन कुछ लोगों के साथ वहां पर आ गया और अपने भाई से झगड़ा करने लगा। इस जगह का कोई बंटवारा नहीं होगा, इसका अकेला मालिक मैं ही था और मैं ही रहूंगा। कहते हुए वो अपने भाई को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। मेरे पिताजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। अगली सुबह श्याम मोहन के मरने की खबर आई। तब मेरे पिताजी ने राम मोहन से सवाल किया तो उन्होंने मेरे पिताजी को भी मार दिया। मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि नियति खुद को दोहराएगी, वक्त खुद ब खुद श्याम मोहन को इंसाफ दिलाएगा और उसके गवाह तुम बनोगे। अब शायद वो समय आ चुका है जब उसे इंसाफ मिलेगा। पंडित जी, वो तो पिछले जन्म की बात थी। अब तो मेरे बेटे का पुनर्जन्म हो चुका है, फिर क्यों वो आत्मा उससे बदला लेगी? ये तो नियति है और उसे कोई नहीं बदल सकता। पंडित जी बोल ही रहे थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। धूल भरी आंधी में किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी पंडित जी ने कुछ मंत्र जाप करना शुरू किया तो वो आंधी रुक गई और सामने वही साया नजर आ रहा था। वो साया धीरे धीरे देवेश की ओर बढ़ा। उसने उसकी दोनों टांगे पकड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसे एक हाथ से घसीटते हुए ले जा रहा था और माँ पीछे उसे छुड़ाने के लिए दुहाई दे रही थी। मगर पंडित जी ने कहा, इंसान के बुरे कर्म कई जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। कभी ना कभी उसे अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। तुम क्या चाहती हो? जितना तुम्हारा बेटा इस जन्म में परेशान है उतना ही अगले जन्म में भी होगा। जाने दो उसे, दोनों की मुक्ति का समय आ चुका है। कहते हुए पंडित जी ने देवेश की मां को रोक लिया। वो साया देवेश को लेकर उसी घर में पहुंच गया। देवेश को उसने कमरे में बंद किया। वहां पर ढेर सारे कीड़े थे जो एक एक कर उसके शरीर को नोच कर खाने लगे। जैसे जैसे देवेश का शरीर गल रहा था उस आत्मा को मुक्ति मिल रही थी। कोई भी बुरा कर्म करने के पहले 10 बार जरूर सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस कर्म की सजा अगले जन्म में भुगतनी पड़े।